नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे रूस यूक्रेन संघर्ष, चकमा और हाजोंग, पद्म पुरस्कारों पर विवाद तथा बीएसएफ पाकिस्तान रेंजर्स वार्ता पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 11 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं मुख्य रूप से रूस यूक्रेन संघर्ष पर। रूस और यूक्रेन के मध्य का संघर्ष लगातार गंभीर होता दिखाई दे रहा है, जिसमें रूस के द्वारा यूक्रेन के साथ अपनी सीमा पर करीब 1 लाख सैनिकों को तैयार करके रखा गया है, ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति में आक्रमण किया जा सके। इस पूरे मामले में रूस का ये आरोप रहा है कि किस प्रकार से उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के द्वारा पूर्व की ओर विस्तार किया जा रहा है, जो रूस के हितों के लिए खतरा है, और उसने पश्चिम से लिखित सुरक्षा गारंटी को मांग लिया है। संकट ने अमेरिका, नाटो और यूरोपीय संघ के साथ रूसी अधिकारियों के बातचीत करने के साथ ही राजनयिक कदमों की एक नवीन झड़ी लगा दी है, जिसके चलते यह संघर्ष और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि रूस इसके संदर्भ में किस प्रकार की मांगे रख रहा है। रूसी राष्ट्रपति के द्वारा लगातार इस बात की मांग की गई है कि वह यूक्रेन, जॉर्जिया या रूस के पड़ोस में अन्य देशों को शामिल करने के लिए नाटो के और विस्तार पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। रूसी समर्थकों के अनुसार यदि 1949 में नाटो के गठबंधन में 12 संस्थापक सदस्य थे, वर्तमान में इसकी संख्या 30 हो गई है और इसमें से अधिकांश ऐसे सदस्यों को जोड़ा गया है जो या तो पहले सोवियत संघ के साथ हुआ करते थे अथवा सोवियत संघ के समर्थक पूर्वी यूरोपीय देश हुआ करते थे। इसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के 3 बाल्टिक देश शामिल हैं, जो सभी रूस के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया को भी नाटो के संगठन में शामिल किया गया है, जो शीत युद्ध काल में पूर्ववर्ती सोवियत संघ के संगठन वार्सा संधि का भाग हुआ करते थे। इसी के चलते पुतिन के द्वारा नाटो से 1990 के स्तर पर अपनी सैन्य तैनाती को वापस लेने और उन क्षेत्रों में मध्यवर्ती दूरी की मिसाइलों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है, जो नाटो को रूस तक पहुंचने की अनुमति दे सकते हैं। इसके अलावा रूस के द्वारा नाटो से यूक्रेन और अन्य पूर्व सोवियत गणराज्यों के साथ अपने सैन्य सहयोग को रोकने के लिए भी कहा गया है। इस प्रकार से पुतिन और रूस ये चाहता है कि न केवल नाटो का जो भविष्य का पूर्ववर्ती विस्तार है उसको रोका जा सके, साथ ही साथ जो पारंपरिक तौर पर रूस की रिम भूमि यानी रूस का प्रभाव क्षेत्र रहा है, वहां से भी वह नाटो की वापसी को देखना चाहता है। यूक्रेन को लेकर जिस प्रकार का यह संघर्ष देखा जा रहा है, उसे कई विद्वान शीत युद्ध 2.0 के रूप में देख रहे हैं और इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका की जो प्रतिक्रिया है वह काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके संदर्भ में रूस को अमेरिका ने लिखित रूप में प्रतिक्रिया दी है, हालांकि इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अन्य शीर्ष अधिकारियों के द्वारा जो सार्वजनिक टिप्पणियां की गई हैं, उसके चलते यह स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से अमेरिका कूटनीति और आर्थिक प्रतिरोध के एक मिश्रित दृष्टिकोण को इसके संदर्भ में अपना रहा है। हालांकि अमेरिका ने नाटो के द्वारा ओपन डोर पॉलिसी को बदलने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत उसका लगातार ये कहना है कि वह नाटो में भविष्य में और भी सदस्यों को शामिल कर सकता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से नाटो अधिक सदस्यों को शामिल करने के साथ ही इस बात पर भी गौर कर रहा है कि किस प्रकार से इस संघर्ष को कम किया जा सकता है। इसके संदर्भ में अमेरिका ने यह भी कहा है कि वह यूक्रेन को प्रशिक्षण और हथियार देना जारी रखेगा, लेकिन अमेरिका पूर्वी यूरोप में मिसाइल की तैनाती और सैन्य अभ्यास में आपसी कमी पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गया है।
इसके अलावा यह भी बहुत कम संभावना है कि यूक्रेन और जॉर्जिया जो लगातार अलगाववादी संघर्षों से लड़ रहे हैं, इनको भविष्य में नाटो में लाया जाएगा। और साथ ही साथ अमेरिका ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि यदि आक्रमण होता है तो वह यूक्रेन में सेना भेजने या फिर रूस के खिलाफ प्रत्यक्ष सैन्य उपाय करने से अपने को दूर रखेगा। लेकिन वॉशिंगटन ने इस बात की धमकी दी है कि यदि इसके संदर्भ में रूस के द्वारा किसी प्रकार का सैन्य कदम उठाया जाता है तो अमेरिका के द्वारा रूस पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार से अमेरिका एक तरफ तो प्रत्यक्ष संघर्ष से बचना चाहता है, वहीं दूसरी ओर वह आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से और कूटनीतिक उपायों के माध्यम से इस संघर्ष को कम करना चाहता है। इस पूरी पृष्ठभूमि में हमें पुतिन के समक्ष जो विकल्प उपलब्ध हैं उनको भी समझने की आवश्यकता है। फिलहाल रूस के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वह यूक्रेन पर हमला नहीं करने जा रहा है, लेकिन पुतिन के समक्ष बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिन पर भविष्य में वह कार्य कर सकता है। इसके तहत जिस प्रकार से धरातल पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, उसके तहत रूस एक बार फिर से तनाव को बढ़ाने के लिए कार्य कर सकता है। जिस प्रकार से उसके द्वारा 2014 में क्रीमिया का अधिग्रहण किया गया था और बाद में जनमत संग्रह के माध्यम से इसको वैधानिकता देने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा रूस पूर्वी यूरोप में जो डोनबास क्षेत्र है, जो लुहांस्क और दोनेस्क गणराज्य से मिलकर बना है, वहां पर भी लगातार अलगाववादियों का समर्थन कर रहा है। इसके अलावा रूस ऐसा भी कर रहा है कि वह किस तरीके से सैन्य उपस्थिति को बढ़ा रहा है, जिसके तहत उसके द्वारा यूक्रेन की सीमा पर, बेलारूस की सीमा पर और साथ ही साथ माल्डोवा आदि की सीमा के साथ सैनिकों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। इस प्रकार से जो सैनिकों की तैनाती की गई है, उसके चलते बहुत सारे विशेषज्ञ यह मान के चल रहे हैं कि वह पूर्ण आक्रमण की तैयारी कर रहा है। और यदि इस प्रकार का आक्रमण किया जाता है तो वह तीन तरफ से यूक्रेन को घेर कर आक्रमण कर सकता है। हालांकि आक्रमण के अतिरिक्त कुछ ऐसे अन्य विकल्प भी हैं जिसके संदर्भ में भविष्य में कार्यवाही देखी जा सकती है, जिसके तहत कई सारे विशेषज्ञों का ये कहना है कि हो सकता है रूस यूक्रेन पर पूरी तरीके से आक्रमण ना करे, वह यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र डोनबास पर कब्जा कर सकता है और वहां पर सीमित घुसपैठ को भी बढ़ावा दे सकता है। इसके माध्यम से उसे अजोब सागर के साथ ही और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ वह अपनी सीमा से क्रीमिया तक एक भूमि पुल की भी स्थापना कर सकता है। इसके अलावा एक विकल्प यह भी है कि रूस डोनबास क्षेत्र में विद्रोहियों को लगातार समर्थन, सैन्य सहायता देना जारी रखे। इसके तहत वह लगातार बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को शुरू नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद वह यूक्रेन में अपने प्रभाव को बढ़ा सकता है। इसके विपरीत कुछ शांतिवादियों का यह भी मानना है कि हम इसके संदर्भ में एक डी एस्केलेशन की प्रक्रिया भी देख सकते हैं, जिसके तहत 2014 और उसके बाद की शांतिवादी मिन्स्क प्रक्रिया के पुनरुद्धार पर भी कार्य किया जा सकता है और इसके संदर्भ में यूक्रेन में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से रूस समर्थित विद्रोहियों को और स्वायत्तता दी जा सकती है। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि क्या फिर से मिन्स्क प्रक्रिया के संदर्भ में कार्य किया जाएगा या फिर और ज्यादा संघर्षों की स्थिति को हम देख सकते हैं। यदि हम इस पूरी परिघटना के संदर्भ में भारत की स्थिति की बात करें तो भारत के द्वारा हाल ही में अपने मत को स्पष्ट किया गया, जिसके तहत उसके द्वारा क्षेत्र और उसके बाहर दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के लिए निरंतर राजनयिक प्रयासों को करे जाने पर बल दिया गया और इसके माध्यम से स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब 2014 में रूस के द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर अधिग्रहण किया गया था तो उसके संदर्भ में भी भारत के द्वारा यही स्थिति को अपनाया गया था। इसके संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से क्रीमिया का विलय किया गया और उसके बाद से भारत के द्वारा जिस प्रकार के निर्णय लिए गए, वह यूक्रेन के संदर्भ में नई दिल्ली की सोच पर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं।
जिसके तहत विलय के तुरंत बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस की निंदा करने के लिए एक प्रस्ताव पर मतदान से स्वयं को अनुपस्थित रखा या फिर मतदान से परहेज किया और साथ ही साथ लगातार अप्रत्यक्ष रूप से रूस को समर्थन ही प्रदान किया गया था। इसी के चलते मार्च 2014 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा भारत के संयम और निष्पक्षता की भी प्रशंसा की गई थी। उसी साल दिसंबर 2014 में जब रूसी राष्ट्रपति भारत आए तो उनके साथ क्रीमिया गणराज्य के प्रमुख भी भारत आए थे, जिसको लेकर तत्कालीन यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भारत की आलोचना भी काफी की थी। इसके अतिरिक्त नवंबर 2020 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन के द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जिसमें क्रीमिया में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा करने की मांग की गई थी। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि भारत की स्थिति काफी हद तक तटस्थता के रूप में दिखाई देती है, लेकिन नई दिल्ली ने यूक्रेन पर 2014 के बाद जिस प्रकार की यथास्थिति बनी हुई है उसी के अनुसार खुद को अनुकूलित किया है और उसने क्रीमिया के विलय का ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध नहीं किया है। अब इसी संदर्भ में यह भी याद रखना आवश्यक है कि क्या भविष्य में हम इसके संदर्भ में युद्ध देख सकते हैं। तो रूस का तो ये कहना है कि वह अमेरिका की लिखित प्रक्रिया से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, लेकिन वह इसके संदर्भ में और अधिक बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है। इसके संदर्भ में जो शीर्ष रूसी और अमेरिकी राजनयिक हैं वह आने वाले सप्ताह में फिर से मिलने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा भी 2014 और उसके बाद की मिन्स्क प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के लिए पुतिन के साथ बातचीत की गई है, जिसके बाद आने वाले हफ्तों में और बातचीत किए जाने की उम्मीद की जा सकती है। इस प्रकार से जो लगातार बातचीतों का दौर जारी है, जो राजनयिक गतिविधियां चल रही हैं, उससे तो ये कहा जा सकता है कि एक सैन्य संघर्ष भविष्य में या फिर निकट भविष्य में अवश्यम भाविता के रूप में दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह कहना जल्दबाजी ही होगा कि क्या युद्ध की तीव्रता कम करने के संदर्भ में जो डी एस्केलेशन के उपाय हैं वह पूर्ण रूप से सफल हो पाएंगे अथवा नहीं, इसके संदर्भ में आने वाले समय में ही निश्चितता से कुछ कहा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 12 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसे आप जीएस पेपर 2 में ही सामाजिक न्याय से और जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे चकमा और हाजोंग समूहों पर। ऐतिहासिक रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में बाहरी लोगों की संख्या स्वदेशी समुदायों से अधिक होने और उनसे भूमि, संसाधनों और नौकरियों पर आशंकित खतरे को लेकर आक्रोशित होने का एक लंबा इतिहास रहा है और इसके चलते यहाँ पर किसी भी बाह्य समुदाय के आने से लगातार विवाद देखा गया है। इस प्रकार का विवाद 80 और 90 के दशक में असम आंदोलन के रूप में भी देखा गया था और वर्तमान में भी इसके बहुत सारे उदाहरण देखे जा रहे हैं, जैसे कि मेघालय की राजधानी शिलोंग में गैर आदिवासी लोगों पर हाल में कुछ हमले देखे गए हैं और इसी प्रकार से गुवाहाटी में भी इस प्रकार की समस्याएं देखी जा रही हैं। अब इसी की श्रृंखला में अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजोंग लोगों की समस्या देखी जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में इससे संबंधित एक विशेष जनगणना कराने का फैसला लिया था, जिसका काफी विरोध होने के बाद इसको वापस लेने के लिए उसको मजबूर होना पड़ा। इसी पृष्ठभूमि में यह समझना आवश्यक है कि चकमा और हाजोंग कौन है। मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि चकमा बौद्ध हैं, जबकि हाजोंग हिंदू हैं और ये वर्तमान बांग्लादेश से पूर्वोत्तर में स्थानांतरित हुए हैं। मुख्य रूप से पूर्वी बंगाल यानी तत्कालीन बांग्लादेश में 1964 में सांप्रदायिक हिंसा और कर्णफुली नदी पर कप्ताई बांध के निर्माण ने बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट से लगभग 1 लाख चकमाओं को विस्थापित कर दिया। लगभग इसी समय धार्मिक उत्पीड़न ने बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले से लगभग
1000 हाजोंगों को भी जाने के लिए विवश कर दिया था। इसके बाद कुछ चकमा चटगांव हिल ट्रैक्ट से सटे मिजोरम और त्रिपुरा के क्षेत्रों में बस गए और इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में भी चकमाओं का प्रवाह 1969 तक जारी होते देखा गया था। जो बाद में आए थे वो ज्यादातर बिहार के गया से थे, जहां पूर्व केंद्रीय राहत और पुनर्वास मंत्री महावीर त्यागी ने उन्हें बसाने की कोशिश की थी और इनमें से अधिकांश आज अरुणाचल प्रदेश राज्य के चांगलांग जिले में निवास करते हैं। समय के साथ चकमा और हाजोंग अरुणाचल राज्य में एक मानवीय समस्या की तुलना में राजनीतिक मुद्दे के रूप में उभर गए हैं, जहां पर विविध स्वदेशी समूह इन शरणार्थियों को राज्य से पीछे धकेलने के लिए लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में मुख्य रूप से 26 नवंबर 2021 को चांगलांग जिले के अधिकारियों को 11 से 31 दिसंबर तक सभी चकमा और हाजोंग आबादी वाले क्षेत्रों में एक विशेष जनगणना आयोजित करने के लिए पत्र जारी किया गया था। हालांकि चकमा संगठनों के अनुसार यह जनगणना उनके जातीय मूल के कारण की जा रही है और इस प्रकार से यह दोनों नस्लीय समुदायों की एक नस्लीय रूपरेखा के अलावा कुछ और नहीं है और इस प्रकार की नस्लीय रूपरेखा करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार का उल्लंघन है और साथ ही साथ यह अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों का भी उल्लंघन है, जिसमें भारत के द्वारा अनुमोदित किया गया नस्ली भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का अनुच्छेद 1 भी काफी महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार की नस्लीय रूपरेखा की अनुमति नहीं देता है और इसी के चलते इस तरीके की विशेष जनगणना आयोजित किए जाने का लगातार विरोध किया जा रहा था। इस प्रकार की जनगणना को लेकर जब चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को याचिका दायर की गई तो उसके बाद ही इस जनगणना योजना को हटाया गया, जिसके तहत मुख्य रूप से सरकारी पक्ष का यह कहना है कि इस तरीके की जनगणना 2010 और 2015 में भी की गई थी और वर्तमान में भी इसे किया जाना एक प्रशासनिक कार्यवाही का भाग है, लेकिन इसे एक अनावश्यक विवाद के रूप में दिखाया जा रहा है। हालांकि इस विवाद की पृष्ठभूमि में आपको यह भी समझना है कि किस प्रकार से चकमा और हाजोंग लोगों को उनके क्षेत्र से हटाए जाने को लेकर लगातार मांग की जा रही है और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी इस बात को कहा है कि उनकी सरकार इस लंबी समस्या को हल करने के लिए गंभीर है और वह चकमा हाजोंग को अन्य क्षेत्रों में पुनर्वासित करने जा रहे हैं। हालांकि इससे काफी बड़ा विवाद देखा जा रहा है। हमें ये समझना होगा कि चकमा और हाजोंग लोगों को अरुणाचल प्रदेश में बसाए जाने को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है, जिसके तहत ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन जैसे संगठनों का ये कहना है कि चकमा हाजोंग लोगों को बसाने से पहले केंद्र के द्वारा स्थानीय समुदायों से सलाह नहीं ली गई थी। आपको यह भी समझना है कि किस प्रकार से दोनों समुदायों के सदस्य घृणा अपराधों, पुलिस अत्याचारों के साथ ही लाभार्थी कार्यक्रमों से वंचित होने के भी शिकार हुए हैं। इसी के चलते इसको लेकर लगातार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत भी दर्ज की गई है और इसी शिकायत के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 1996 में चकमा हाजोंग लोगों को बेदखल करने या निष्कासित करने के किसी भी कदम पर रोक लगा दी थी और केंद्र और राज्य सरकारों को उनकी नागरिकता को संसाधित करने का भी निर्देश दिया गया था। हालांकि इस प्रकार के आदेश को जब लंबे समय तक पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया तो चकमा संगठनों के द्वारा दोबारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2015 में इस तरीके का आदेश दोबारा सुनाया था। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि अरुणाचल प्रदेश से चकमा और हाजोंग लोगों को बाहर निकालने की कार्यवाही की जाती है तो पूर्वोत्तर के अन्य राज्य उनको लेने के लिए कार्य नहीं करेंगे, जिससे समस्या और जटिल हो सकती है। यदि हम चकमा और हाजोंग लोगों की नागरिकता की स्थिति की बात करें तो दो समुदायों के सदस्यों को 6 दशक पहले अरुणाचल प्रदेश में पुनर्वास योजना, आवंटित भूमि और उनके परिवारों के आकार के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। हालांकि स्थानीय जनजातियों का लगातार ये दावा रहा है कि किस प्रकार से प्रवासियों की आबादी खतरनाक रूप से बढ़ रही है।
हालांकि 2011 की जनगणना बता रही है कि राज्य में 47,471 ही चकमा और हाजोंग हैं और नई दिल्ली स्थित चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अनुसार प्रवासियों की संख्या लगभग 65,000 है और उसमें से 60,000 से अधिक को नागरिकता अधिनियम की धारा 3 के तहत जन्म से नागरिकता होने का अधिकार प्राप्त हो गया है, क्योंकि इनमें से अधिकांश 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए थे या फिर उनके अग्रज वंशज भी भारत में इस तिथि से पहले ही पैदा हुए थे। हालांकि 1996 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आज लगभग 5,000 प्रवासियों के आवेदन पर कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते विवाद की स्थिति बनी हुई है। चकमा और हाजोंग के प्रवासियों के संगठनों के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसने 1955 के नागरिकता अधिनियम की धाराओं में संशोधन किया था, उसका चकमा और हाजोंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वे 1960 के दशक में भारत संघ के द्वारा ही स्थायी रूप से बसाए गए थे। इसके अलावा संगठनों का कहना है कि चूंकि 95% प्रवासियों का जन्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, इसलिए 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत राज्य में आने वाले बाहरी लोगों के लिए जो इनर लाइन परमिट को अनिवार्य बनाया गया है, वह भी वास्तव में उन पर लागू ही नहीं होता है। इसके अलावा संगठनों का यह भी कहना है कि संविधान में आदिवासी राज्य के रूप में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो चकमाओं आदि को अरुणाचल प्रदेश में रहने से रोक सकता हो। अधिकार संबंधित संगठनों के अनुसार इसका समाधान तभी किया जा सकता है जब चकमा और हाजोंग लोगों की नागरिकता के आवेदनों पर सही से कार्यवाही की जा सके, राज्य में विधि के शासन को अपनाया जा सके और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का सम्मान किए जाने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा राजनीतिक लाभ के लिए जो वर्तमान में चकमा और हाजोंग के मुद्दे का उपयोग किया जा रहा है, उसको भी बंद किए जाने की आवश्यकता है, तभी इस प्रकार के जटिल मुद्दे का बेहतर समाधान किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से पद्म पुरस्कारों पर विवाद की। हाल ही में 25 जनवरी को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया। उनके इनकार से यह सवाल सामने आया कि प्राप्तकर्ता किन परिस्थितियों में पुरस्कार को अस्वीकार कर सकता है। आपको ध्यान रखना है कि इन पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस समारोह से एक दिन पहले की जाती है, जिसमें पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा आमतौर पर हर साल मार्च अप्रैल के महीनों में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक औपचारिक समारोह में दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कोविड महामारी के चलते पिछले नवंबर में 2020 और 2021 के पुरस्कार विजेताओं के लिए समारोह आयोजित किए गए थे और इस साल राष्ट्रपति के द्वारा 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। मूल रूप से पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि ये भारत रत्न के पश्चात देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं जो 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। यह मुख्य रूप से सार्वजनिक सेवा में उपलब्धियों को मान्यता देते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है, जो कि कला में हो सकता है, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल आदि क्षेत्रों में दिया जा सकता है। पुरस्कार शुरू में पद्म विभूषण के नाम से जाने जाते थे, जिनको सबसे पहले 1954 में गठित किया गया था। बाद में 1955 में इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में कर दिया गया था। इसमें मुख्य रूप से पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, जबकि पद्म भूषण को उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा और पद्मश्री को विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।
आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस पुरस्कार को हर साल प्रधानमंत्री के द्वारा गठित एक पद्म पुरस्कार की समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रदान किया जाता है। इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें केंद्रीय गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और सदस्यों के रूप में 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। हालांकि इसमें किन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया गया है, इनके नामों का खुलासा नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि पुरस्कारों की घोषणा के बाद ही समिति के द्वारा नामांकित और शॉर्ट लिस्ट किए गए नामों का खुलासा किया जाता है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस समिति में स्वनियामांकन भी किया जा सकता है। इसके पश्चात समिति की सिफारिशें प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की जाती हैं और भारत के राजपत्र में अधिसूचित होने से पहले राष्ट्रपति के द्वारा अंतिम सूची पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। पद्म पुरस्कारों को लेकर यह वाद विवाद रहा है कि क्या कोई प्राप्तकर्ता पुरस्कार को अस्वीकार कर सकता है अथवा नहीं। तो इसको लेकर नियम मौन है, यानी पूर्ण रूप से नियम इसके संदर्भ में कुछ नहीं कहते हैं। परंपरा यह है कि गृह सचिव प्रत्येक पुरस्कार विजेता को फोन करते हैं और उन्हें 25 जनवरी को नागरिक सम्मान के रूप में सूचित करते हैं। इसके संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति के पास पुरस्कार को अस्वीकार करने का विकल्प होता है, जिसके बाद राष्ट्रपति को भेजे जाने से पहले सूची से उनके नाम को हटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए प्रख्यात कलाकारों तबला वादक पंडित अनिंद चटर्जी और गायिका संध्या मुखोपाध्याय ने इस साल कॉल करने के पश्चात पुरस्कार को ठुकरा दिया और उनके नाम को अंतिम सूची में नहीं डाला गया था। जब बात की जाती है बुद्धदेव भट्टाचार्य के मामले की, तो उनके मामले में उनके बीमार होने के चलते उनकी पत्नी के द्वारा फोन उठाया गया था और गृह मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार उनको इसकी सूचना दी गई थी, किंतु यदि उन्हें पुरस्कार से इनकार करना था तो वह वापस फोन करके ऐसा कर सकते थे, किंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। और इसके संदर्भ में एक बार पुरस्कारों की घोषणा की जाती है तो उसके बाद वह उसको मना कर सकते हैं अथवा नहीं, इसके संदर्भ में पूर्ण रूप से स्पष्टता नहीं दी गई है। इस पूरे मामले पर बुद्धदेव भट्टाचार्य का ये कहना है कि उन्हें इस पुरस्कार के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था और उन्हें किसी ने इसके बारे में चूंकि कुछ नहीं बताया, और यदि उन्हें पद्म भूषण देने का फैसला किया भी गया है तो वे इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि इससे पहले भी पुरस्कार को ठुकराए जाने की कई मिसालें प्राप्त हुई हैं, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता EMS नंबूद्रीपाद के द्वारा यह पुरस्कार ठुकराया गया है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव PN हक्सर के द्वारा भी यह पुरस्कार ठुकराया जा चुका है। इसी प्रकार से स्वामी रंगनाथानंद और इतिहासकार रोमिला थापर ने भी इन पुरस्कारों को लेने से इनकार किया है। इन पुरस्कारों के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि इसको राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक औपचारिक समारोह में प्रदान किया जाता है, जिसमें प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और साथ ही एक पदक भी प्रदान किया जाता है। हालांकि पुरस्कार में कोई राशि शामिल नहीं होती है और साथ ही साथ पुरस्कार विजेताएं अपने नाम के आगे या पीछे इसका प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से BSF और पाकिस्तान रेंजर्स की वार्ता पर। 3 साल के बाद भारत और पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने सेक्टर कमांडर स्तर की वार्ता को फिर से शुरू किया है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल यानी BSF और पाकिस्तान रेंजर्स ने पिछले 6 महीनों में 2 बैठकें की हैं, जिसमें हालिया 5 जनवरी को ये बैठक की गई है। सूचना के अनुसार दोनों बैठकें पाकिस्तान के अनुरोध पर की गई हैं और इसमें पहले 24 जुलाई 2021 को ये वार्ता की गई थी। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इससे पहले वार्ता 2018 में हुई थी। हालांकि 2017 के पश्चात उच्च स्तर की महानिदेशक के स्तर की बातचीत नहीं हुई है। हालिया बैठक के पश्चात
बीएसएफ ने बयान में ये कहा कि किस तरीके से दोनों पक्ष बेहतर समझ और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए निरंतर अंतराल पर इस तरीके की बैठक को करने के लिए सहमत हुए हैं, जिसमें बीएसएफ ने पाकिस्तान के द्वारा नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करने वाले ड्रोन अभियानों के लिए भी कड़ी आपत्ति जाहिर की है। हाल ही में ड्रोन से की जाने वाली गतिविधियों को लेकर काफी सुरक्षा चिंताएं जाहिर की गई हैं, जिसमें पिछले साल बीएसएफ ने 70 से अधिक ड्रोनों को देखा था और इसमें से 2 को मार गिराया गया था। मानव रहित इन हवाई वाहनों से हथियार, गोला बारूद गिराने की घटनाएं देखी गई हैं, जो बीएसएफ के सामने बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसी के चलते बैठक में बीएसएफ प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तानी पक्ष से घुसपैठ के प्रयासों को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थों की नियमित आवाजाही की समाप्ति पर जोर दिया है। बीएसएफ के अनुसार जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस बातचीत को फिर से शुरू किया गया है, क्योंकि यदि वरिष्ठ अधिकारी बातचीत करते हैं तो यह कई मुद्दों को हल करने में मदद कर सकता है और किसी भी प्रकार के गलत कृत्य को भी इंगित किया जा सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार के संचार का चैनल हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि इससे मुद्दों को सुचारू रूप से हल करने में मदद मिल सकती है। कभी कभी सीमा पर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसके लिए राजनयिक कमान की लंबी श्रृंखला की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है, और यदि दोनों पक्षों के अधिकारी नियमित संवाद में हो तो सीमा पार की इन घटनाओं को शीघ्रता से सुलझाया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, रूस और यूक्रेन के बीच संकट पैदा करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए। तनावपूर्ण स्थिति को कम करने में अमेरिका और अन्य देश क्या भूमिका निभा रहे हैं? 250-15 अंक। दूसरा प्रश्न है, चकमा और हाजोंग पर केंद्रित एक विशेष जनगणना आयोजित करने की निरस्त योजना ने उनकी नस्लीय रूपरेखा की चिंताओं को जन्म दिया है। आलोचनात्मक चर्चा करें। 250-15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप रूस यूक्रेन संकट का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप रूस यूक्रेन संकट को पैदा करने वाले कारकों की व्याख्या करेंगे। इसके संदर्भ में विभिन्न देशों की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। तनाव कम करने में अमेरिका और अन्य देशों की भूमिका की व्याख्या करेंगे और स्थिति को सुधारने के संदर्भ में कुछ उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप चकमा और हाजोंग का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप चकमा और हाजोंग शरणार्थी समस्या को पृष्ठभूमि के साथ स्पष्ट करेंगे। उक्त समस्या की हालिया स्थिति और संबंधित चिंताओं को अभिव्यक्त करेंगे और इसके संदर्भ में संभावित समाधान उपायों की भी व्याख्या करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दैनिक समाचार विश्लेषण के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।